हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करेंगे केमिकल काइनेटिक्स नए टॉपिक की, जिसको हिंदी में रासायनिक बलगतिकी बोलते हैं। अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक बलगतिकी रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन, रासायनिक क्रियाओं की गति का अध्ययन और उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। सो केमिकल काइनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study the rate of reaction and the mechanism of reaction। यह केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम रिएक्शन का रेट यानी कि दर यानी कि किस गति से कोई रिएक्शन होती है वह पढ़ते हैं, और उसी के आधार पर उसकी मैकेनिज़्म क्या है, मतलब किस प्रकार वो रिएक्शन होती है, उसकी क्रियाविधि क्या है, ये हम समझते हैं। तो दर के आधार पर हम गति के आधार पर हम रिएक्शन को मोटे तौर पे 3 टाइप की रिएक्शन में बांटते हैं। पहली कहलाती है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन यानी तात्क्षणिक व तीव्र अभिक्रियाएं। ये ऐसी अभिक्रियाएं जो कि तुरंत हो जाती हैं, जैसे कि अगर सोडियम क्लोराइड का हम सॉल्यूशन लें और उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो तुरंत ही AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट आते हैं और NaNO3 मिलता है। AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ये रिएक्शन हम लैब में भी परफॉर्म करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तुरंत ही सफ़ेद अवक्षेप आते हैं, मतलब तीव्र अभिक्रिया हो गई। फिर कुछ अभिक्रियाएँ बहुत स्लो होती हैं, इतनी ज़्यादा स्लो होती हैं कुछ अभिक्रियाएं कि हमको पता ही नहीं चलता कि ये अभिक्रिया हो भी रही है या कि नहीं हो रही हैं। जैसे हीरे का ग्रेफाइट में बदलना, हीरा ग्रेफाइट में बदलता है पर अभिक्रिया बहुत ही धीमी होती है, इतनी धीमी होती है कि हम समझते हैं कि हीरा ग्रेफाइट में बदलता ही नहीं है। इसी तरह से भूगर्भ में अर्थ के अंदर कोयला और पेट्रोलियम का बनना, ये भी बहुत ही स्लो रिएक्शन है। और इसी प्रकार जनरल कंडीशन में सामान्य अवस्था में N2 और H2 का कॉम्बिनेशन होकर अमोनिया जो बनता है, ये भी बहुत स्लो रिएक्शन है। फिर कुछ होती है सामान्य अभिक्रिया मतलब जनरल रिएक्शन, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट है ना बहुत ज़्यादा स्लो है। तो ऐसी रिएक्शंस जो ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं ना बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, ऐसी रिएक्शन का स्टडी, ऐसी रिएक्शन का अध्ययन हम रासायनिक बलगतिकी में यानी केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि क्या? इट इज़ द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। किसी यूनिट टाइम में इट इज़ द चेंज, किसका चेंज? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रण परिवर्तित हो, या फिर प्रोडक्ट का यानी उत्पाद का इन यूनिट टाइम, इकाई समय में। तो इकाई समय में क्रियाकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को औसत अभिक्रिया दर कहते हैं। इसकी इकाई जो है यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। ठीक है। अब ये जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, इसमें यह हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसलिए एक जैसी नहीं रहती हर समय क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन होती जाती है, एज द रिएक्शन प्रोसीड्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। जैसे जैसे रिएक्शन होती जाती है, जो क्रियाकारक हैं उनका सांद्रण यानी रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कम होता जाता है। और हमने गत वर्ष पढ़ा है कि जो अभिक्रिया का रेट है वो सांद्रण के ऊपर डिपेंड करता है। तो सांद्रण कम होने से जो अभिक्रिया की दर है वह भी धीरे धीरे घटती जाती है, मतलब हर समय एक समान नहीं रहती। तो जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वह हर समय एक जैसा नहीं रहता, ये धीरे धीरे कम होता जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर। यह वह रेट होती है जब हम किसी एक निश्चित समय पर कि कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो हम देखें कि भाई 10वें सेकंड पर क्या रेट था, 15वें सेकंड पे क्या रेट था। किसी एक पर्टिकुलर टाइम के मोमेंट पे, किसी पर्टिकुलर क्षण पर अगर हम जो रेट निकालते हैं उसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक दर या फिर इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है। ये कैसे निकाला जाता है? ये तब निकाला जाता है जबकि हम ये माने कि एवरेज रेट जो है उसमें जो समय का अंतराल है वो लगभग 0 हो जाए। समय का अंतराल यानी डेल्टा टी है वो लगभग 0 हो जाए, तब जो दर आएगी उसको हम उस क्षण की क्रिया को तात्क्षणिक दर कहेंगे। अब हम पहले पढ़ते हैं कि एवरेज रेट को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। एक हम जनरल रिएक्शन लेते हैं, आर यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गए। मान लीजिए आर का 1 मोल लिया है, स्क्वायर ब्रैकेट में आर का कॉन्सेंट्रेशन है यानी सांद्रण को हमने पिछले साल सीखा है लॉ ऑफ मास सेक्शन में, स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं।
P जो है प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद है, उसका कंसंट्रेशन P1 है। ये समय T1 पे, जो पहले समय कुछ समय बाद जब रिएक्शन प्रारंभ हो गई, हमने एक समय नोट किया T1 सेकंड पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 और प्रोडक्ट का P1। उसके बाद फिर T2 टाइम पे थोड़े समय बाद हमने फिर से नापा सांद्रण, रिएक्टेंट का देखा R2 आया, प्रोडक्ट का आया P2 आया। तो T1 पे R1 P1, T2 टाइम पे P2 और R2, ठीक है। अब डेल्टा टी, T1 और T2 में समय का डिफरेंस, समय का अंतराल कितना हो गया, डेल्टा टी, ये आया T2 माइनस T1। और डेल्टा आर सांद्रण में रिएक्टेंट्स में कितना फ़र्क आया, शुरू में R1 था, फिर R2 हो गया, तो R2 माइनस R1। और P कितना आ गया, P हो गया डेल्टा P बराबर हो गया P2 माइनस P1, ठीक है। तो सांद्रण में चेंज आया डेल्टा R, और रिएक्टेंट के सांद्रण में चेंज आ गया डेल्टा R। तो अब रिएक्शन चूँकि हो रही है तो धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होता है, यानी रिएक्टेंट क्या होता है, लुप्त होता है, डिसअपियर होता है, और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है। चूँकि रिएक्टेंट डिसअपियर होता है इसलिए दर पॉजिटिव आए, इसलिए यहाँ पर हम ऋण का चिन्ह लगाते हैं। तो रेट क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के अभिकारकों के क्रियाकारकों के सांद्रण में परिवर्तन, यानी डेल्टा आर ले लिया हमने, और इकाई समय कितना हो गया, डेल्टा टी हो गया, ठीक है। तो ये जो दर आ गई ये कैसी हो गई, ये हो गई एवरेज दर। अब अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट तो धीरे धीरे बनता है, शुरू में शून्य रहता है, धीरे धीरे बनता है। चूँकि ये बनता है, अपीयर होता है, इसलिए यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं। तो सांद्रण में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा पी हुआ, अपॉन हो गया डेल्टा टी। तो ये हो गई औसत अभिक्रिया की दर। चाहे तो हम रिएक्टेंट से निकालें या प्रोडक्ट से निकालें, जो एवरेज रेट है, जो औसत अभिक्रिया की दर है, वो हर स्थिति में समान आएगी। बच्चों अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि तात्क्षणिक दर, वो कैसे ज्ञात करते हैं। जैसा कि तात्क्षणिक दर के लिए मैंने आपको बताया था कि जो औसत दर है उसमें अगर डेल्टा टी शून्य हो जाए, ये औसत दर है, रेट ऑफ अपीयरेंस अगर हमने प्रोडक्ट ले लिया तो ये डेल्टा टी लगभग शून्य हो जाए, तब हम उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अगर डेल्टा टी शून्य हो जाता है यानी तब हम उसको dt से एक्सप्रेस करते हैं। डेल्टा टी के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, dt। ये dt कब लिया जाएगा, एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू ऑलमोस्ट जीरो। तो रेट इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे हम d लेंगे, डेल्टा के बजाय d लेंगे, और यहाँ पर भी d लेंगे। इसी प्रकार से अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो d कंसंट्रेशन ऑफ p अपॉन dt। ये हो गया रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि तात्क्षणिक दर। ये कब निकाली जाती है, किसी पर्टिकुलर समय पर निकाली जाती है, और इसको निकालने के लिए हमको उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, ग्राफ के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। अब हम ग्राफ की सहायता से समझते हैं कि दोनों प्रकार की दर को किस प्रकार निकालते हैं। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ है, इधर हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया है इस एक्सिस पे, यानी कि रिएक्टेंट यानी कि अभिकारकों क्रियाकारकों का सांद्रण लिया है, और इधर हमने लिया है समय। शुरुआत में जब रिएक्शन प्रारंभ होती है अभिकारकों का सांद्रण बहुत अधिक होता है, उच्च होता है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है रिएक्टेंट कम होता जाता है, तो ग्राफ इस प्रकार से नीचे आता जाता है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब हम शुरू में देखते हैं T1 समय पे, ये T1 समय है। T1 समय पे जो सांद्रण आया वो R1 हो गया, कंसंट्रेशन R1 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं T2 समय पे, ये T2 समय है। T2 समय पे जो कंसंट्रेशन आया वो हो गया R2 हो गया, ठीक है। तो रेट R एव से मतलब है एवरेज, तो एवरेज रेट औसत अभिक्रिया की दर क्या हो गई, माइनस डेल्टा सांद्रण R का सांद्रण अपॉन डेल्टा टी, कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन चेंज इन टाइम यानी डेल्टा टी। तो यहाँ पर हमने लिया रिएक्टेंट के सांद्रण में परिवर्तन, क्रियाकारकों के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। ये कैसा आया, R2 माइनस R1 से, और डेल्टा टी आया T2 माइनस T1 से। तो ये हो गया एवरेज रेट, ठीक है। अब अगर हमको इसी रिएक्शन के लिए वो निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तात्क्षणिक दर निकालना है,
तो हमको जिस समय के लिए ज्ञात करनी है वहाँ पर हम एक टेंजेंट डालेंगे। जैसे हमने कोई समय t लिया तो इस t के करस्पॉन्डिंग ये सांद्रण है, इस पॉइंट के ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट से ये हमको dt मिल जाएगा और ये हमको मिल जाएगा dr, यानी सांद्रण में परिवर्तन मिल जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, -d सांद्रण में r के कंसंट्रेशन में परिवर्तन अपॉन टाइम में परिवर्तन, ये बराबर होता है नेगेटिव स्लोप के बराबर होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए हमको हमेशा ग्राफ के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। वहाँ से हम dx यानी dx और dt यानी dr और dt दोनों वैल्यू लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हम उत्पाद लें तो हम उत्पाद की सहायता से भी दोनों रेट निकाल सकते हैं। जैसे कि यह t1 सेकंड है, शुरू में उत्पाद ये 0 था, ये देखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिया, इस साइड हमने उत्पाद लिया है, इस समय समय लिया है। जब क्रिया शुरू हुई तो प्रोडक्ट कैसा था, 0 था। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ी प्रोडक्ट की संख्या बढ़ती गई, ये देखिए धीरे धीरे उत्पाद जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ग्राफ ऊपर चढ़ता जा रहा है। अब अगर t1 शुरू का समय लिया हमने और t2 समय बाद का लिया, t1 पर जो सांद्रण आ गया वो p1 आ गया, कंसंट्रेशन p1, और t2 पर जो कंसंट्रेशन आ गया वो p2 आ गया। तो एवरेज रेट क्या हुआ, डेल्टा p कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद का सांद्रण बटे डेल्टा t यानी समय में परिवर्तन। तो ये कैसा आया, p2 माइनस p1 और t2 माइनस t1 से। तो उत्पाद से भी लिया हमने, उत्पाद से भी ले सकते हैं और रिएक्टेंट से भी ले सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर समय पर चाहे हम रिएक्टेंट से लें चाहे प्रोडक्ट से लें, आर एवरेज की वैल्यू जो रेट है वो समान आएगा। अब मान लीजिए प्रोडक्ट से हमको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो ये हमारा ग्राफ है। किसी समय t पर अगर हमें चाहिए तो उस बिंदु का जो सांद्रण है उसके ऊपर हमें टेंजेंट डालेंगे। ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक इस एक्सिस वाली, ये हमको dt मिल जाएगी और ये जो डिस्टेंस है ये मिल जाएगा dp। तो एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो गया, dp अपॉन dt, जो कि स्लोप के बराबर है। इधर स्लोप पे हमने ऋणात्मक लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि ये कम होता है ये बढ़ता जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लस है। तो हम एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों ही ग्राफ की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, चाहे रिएक्टेंट से लें चाहे प्रोडक्ट से लें। किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो दोनों की वैल्यू हमेशा समान आती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एवरेज रेट को ब्यूटाइल क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस से समझेंगे। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को आप देखें। इसमें यह जो रेट है ब्यूटाइल क्लोराइड यानी C4H9Cl, ये ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसका हाइड्रोलिसिस है, मतलब वाटर के संग इसकी रिएक्शन है। उसमें जो शुरुआत करी है 0 सेकंड से, ये t1 सेकंड है, ये t2 सेकंड है, शुरुआती समय और ये t2 समय है। जब शुरू किया तब सांद्रण लिया 0.100 मोल पर लीटर इनवर्स, और 50 सेकंड बाद 50 सेकंड बाद जो सांद्रण लिया आया वो आया 0.0905। तो ये दोनों कंसंट्रेशन की हेल्प से जो रेट आया वो आया 1.90 इंटू 10⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। फिर हम अगला देखते हैं, अगले 50 सेकंड बाद t1 हो गया 50 सेकंड और t2 हो गया 100 सेकंड। तो शुरू में कंसंट्रेशन ये वाला ये आ गया और फिर 50 सेकंड बाद कंसंट्रेशन इतना हो गया, तो रेट हो गया 1.70 इंटू 10⁴ मोल पर लीटर, -4 मोल पर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो हर 50 सेकंड बाद देखिए 50 हुआ, 100 हुआ, 150, 200, मतलब हर बार 50 सेकंड का अंतर आता जा रहा है। फिर यहाँ पर 50 के बाद 100 सेकंड हो गया, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, तो फिर 200 सेकंड का अंतर आ गया, 200, 700 से लगाकर 800। तो 50-50, 100 के अंतराल पर चाहे 50 सेकंड का अंतराल लिया हो या 100 सेकंड का डिफरेंस लिया हो, अलग अलग स्थिति में शुरुआत का समय क्या था और बाद का, t1 और t2 पे जो कंसंट्रेशन लेकर के जो एवरेज रेट निकाला वो इस प्रकार से आता गया। मतलब अगर आप एवरेज रेट को अगर हम देखते हैं तो शुरू में 1.90 था, फिर 1.7, 1.58, 1.40। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है वैसे वैसे एवरेज रेट भी कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो हमको इस टेबल से ये समझ में आया कि समय बीतने के साथ साथ एवरेज रेट भी कम होता जाता है। अब ब्यूटाइल क्लोराइड का हम इंस्टेंटेनियस रेट देखते हैं।
देखिए ये ब्यूटाइल क्लोराइड के अलग अलग कंसंट्रेशन है। ये समय के संग धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ग्राफ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे 0 सेकंड, 200, 400 सेकंड, 600 सेकंड, 800 सेकंड्स, यानी 200, 400, 600, 800 इधर सेकंड्स लिए मैं। मान लीजिए 600 सेकंड पर हमको इसका, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू निकाली है इंस्टेंटेनियस रेट की, तात्क्षणिक दर की। तो 600 सेकंड पे ये टेंजेंट आपको येलो कलर से यहाँ पर ये डाला हुई लाइन दिखाई दे रही है, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। यहाँ से यहाँ तक आपको हमको मिल गया टाइम, यानी 800 से 400, 800 में से 400 घटा लेंगे तो ये आ गया आपका डेल्टा टी। और इस कंसंट्रेशन में से ये कंसंट्रेशन, यानी ये वाला और ये वाला इसकी सीध में यहाँ, और ये वाला यहाँ से, ये दोनों का जो डिफरेंस ले लेंगे वो आ जाएगा हमको dx, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ r। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर निकाल के हमने लिखी। r इंस्टेंटेनियस है 600 सेकंड, यानी तात्क्षणिक वेग कब, 600 सेकंड पर। ये वैल्यू पुट करके रेट आ गया हमारा 5.12 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड। मतलब ठीक 600वें सेकंड पर क्या रेट था वह आ गया। इसी प्रकार से 250 सेकंड पर भी ये दिया हुआ है, 350वें सेकंड के ऊपर भी दिया हुआ है और 450वें सेकंड के ऊपर भी दिया हुआ है। यहाँ पर हम अलग अलग समय पर क्या क्या रेट है वो हमने टेंजेंट की सहायता से निकाले हैं। तो अब हम एक और दूसरी रिएक्शन कंसीडर करते हैं, Hg प्लस Cl2। Hg लिक्विड स्टेट में, Cl2 गैसियस स्टेट में, गिव्स HgCl2 सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अब अगर हमको इसका रेट निकालना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Hg अपॉन डेल्टा टी, या माइनस लगाएंगे, या फिर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा टी, यहाँ भी माइनस लगाएंगे क्योंकि ये दोनों ही रिएक्टेंट हैं। चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, या फिर प्रोडक्ट के बनने से निकाल सकते हैं। तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2 का सांद्रण अपॉन डेल्टा टी, इसमें से हम किसी की भी सहायता से निकाल सकते हैं। अब लेकिन एक और रिएक्शन हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, 2Hi प्लस H2 प्लस I2। ठीक है, अब यहाँ पर Hi कितने हैं, 2। यहाँ पे स्टियोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये 2 है, ये 1 है, 1 है। ऊपर वाली रिएक्शन में सभी 1 था, ये भी 1 था, ये भी 1 था, ये भी 1 था, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ पे स्टियोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से ज़्यादा आते हैं वहाँ पर उस वैल्यू को हम अपॉन में लेते हैं। उसको जैसे ये 2 है तो जो रेट है आएगा उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस रिएक्शन के लिए रेट कैसा आ जाएगा, -1/2। 2 को हम नीचे ले गए, बाकी वैसे ही डेल्टा Hi अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू H2 प्रोडक्ट है तो यहाँ माइनस नहीं आया, कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा टी। तो जब भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो तो वो अपॉन में चले जाएंगे। तो 1/2 यहाँ पे सांद्रण में परिवर्तन Hi का अपॉन डेल्टा टी, या फिर सांद्रण में परिवर्तन H2 का अपॉन डेल्टा टी, या फिर सांद्रण में परिवर्तन I2 का अपॉन डेल्टा टी। इसी प्रकार एक और रिएक्शन जैसे ली, 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव गिव्स यू 3Br2 प्लस 3H2। तो देखिए अगर हमने Br का कंसंट्रेशन लिया है तो 1/5 किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो BrO3 वैसा का वैसा रखा। H आयन लिए 6 है तो ये 1/6 हो गया, Br2 ये 3 है तो यहाँ 1/3 करा, H2O भी 3 है तो यहाँ पर 1/3 करा। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट इक्वेशन और रेट कांस्टेंट। रेट लॉ को वेग नियम, वेग समीकरण या दर नियम समीकरण भी बोलते हैं। रेट कांस्टेंट को दर नियतांक कहते हैं। अब रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कि हम रिएक्शन रेट को उसके रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। रेट लॉ क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि रिएक्शन का जो रेट है वह रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। देखिए, रेट लॉ इज एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कि रिएक्शन रेट को रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, जिसमें हर एक टर्म के ऊपर कुछ पावर लगाया जाता है। जो पावर कैसा है? जो कि
बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में दिए हुए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के या तो बराबर होता है या बराबर नहीं होता है, दोनों ही बातें हैं। Each term is raised to some power which may or may not be same as stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation, and these coefficients are obtained experimentally. तो ये जो कोएफिशिएंट हैं ये बैलेंस केमिकल में दिए गए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के बराबर होते हैं या नहीं भी होते हैं, और इनको हम निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। थ्योरेटिकली ये नहीं निकाले जाते हैं। अब हिंदी में समझेंगे हम इसको। वेग नियम वह व्यंजक होता है जिसमें अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं पर कोई घातांक लगाकर व्यक्त किया जाता है, जो कि संतुलित अभिक्रिया में दर्शाए गए घातांकों के समान अथवा भिन्न हो सकते हैं। इन घातांकों का निर्धारण प्रयोग के द्वारा किया जाता है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि एक जनरल रिएक्शन ले ली हमने, AA + BB गिव CC + DD। तो रेट जो है वो A का सांद्रण कंसंट्रेशन ऑफ A⁻x घातांक x, कंसंट्रेशन ऑफ B यानी B का सांद्रण और घातांक y। अब यहाँ पर x जो है वो A के बराबर होता है या नहीं भी हो सकता है, और जो y है वो B के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है, और x और y को हम प्रयोग के द्वारा निकालते हैं। तो रेट क्या हो गया? रेट के लिए हमने लिखा dr/dt - dr/dt = k, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो आ गया k, और k के बाद आ गया A का सांद्रण x, B का सांद्रण y। और ये जो समीकरण है इसको हम रेट एक्सप्रेशन यानी कि वेग नियम कहते हैं, या फिर वेग समीकरण कहते हैं, या दर नियम समीकरण कहते हैं। तो इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मोलर सांद्रण लिए जाते हैं रिएक्टेंट्स का, उन पे कोई घातांक होता है, और यह जो घातांक है यह प्रैक्टिकल के द्वारा, प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब इसको हम एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे एक रिएक्शन दी है आपको, 2 NO + O2 गिव्स 2 NO2। एक रिएक्शन है, 2 NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के मिल के साथ NO2 बना रहा है। अब इसके लिए एक टेबल दिया है जिसमें इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 के बनने का रेट दिया हुआ है। यह NO का सांद्रण दिया है, यहाँ पर O2 का सांद्रण दिया और यहाँ पर रेट दिया है। NO का सांद्रण 0.30 मोल पर लीटर दिया है, और ऑक्सीजन का सांद्रण भी, कंसंट्रेशन भी O2 का भी 0.30 मोल पर लीटर इनवर्स दिया है। ये दोनों बराबर बराबर मात्रा में लिए गए हैं, तो रेट आया है 0.096 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए दूसरी बार में क्या किया है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वही लिखा है, नया एक्सपेरिमेंट किया। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वही लिया, लेकिन NO का डबल कर दिया, 0.3 से 0.60 कर दिया, तो रेट क्या गया 0.384। अब आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो पहले में, 4 6 जा 24 का 4 कैरी ओवर 2, 4 9 जा 36 + 2 0.384, यानी इसका 4 गुना हो गया। तो जब हमने रेट NO का डबल किया, कंसंट्रेशन डबल किया, तो रेट 4 गुना हो गया। रेट कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। आगे हम देखते हैं, NO का कंसंट्रेशन वही रखा लेकिन O2 का डबल कर दिया, तो रेट कितना हो गया? डबल हो गया। कितना हो गया? रेट डबल हो गया। इससे हमको ये समझ में आता है कि जो का NO का कंसंट्रेशन है वो स्क्वायर लिया जाएगा, और O2 का कंसंट्रेशन का घातांक 1 लिया। इसका लेने से डबल हुआ और इसका डबल लेने से 4 गुना हुआ, मतलब ये NO⁻2 लिया जाएगा और O2⁻1 ली जाएगी। तो जो रेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? K × NO⁻2 और O2⁻1।